कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमें फ़ोन कॉल्स करके अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। आज के हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 28000177 और दूसरा नंबर रहेगा 28000178। शिमला से बाहर के दर्शक शिमला का STD कोड 0177 अवश्य लगाएं। सरकार सभी क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करती है, जिसका फायदा उठाकर किसान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करता है। आज हम जिस योजना के बारे में बात करेंगे वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है श्रीमती चंचल ठाकुर, उप निदेशक निदेशालय मत्स्य विभाग बिलासपुर में। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मत्स्य पालन है क्या और हिमाचल में इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। मैम, मत्स्य पालन जो है, जितनी भी हमारे, चाहे वो मानव निर्मित हैं या जो भी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि झीलें हैं या फिर नदियाँ हैं या तालाब हैं या फिर वाटर टैंक्स हैं, जिनको कि जब हम ट्राउट मत्स्य पालन की बात करते हैं तो रेसवेज हैं, उनमें जब हम मछली पालन करते हैं तो उसे ही हम हिमाचल के संदर्भ में मैं जो स्पेशली बता रही हूँ वो मत्स्य पालन हम उसको कहते हैं। जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है क्या और इसकी शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्रीय प्रायोजित योजना का अर्थ होता है कि हमें जब हम कोई भी फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं उसमें केंद्र का भाग रहता है और राज्य भाग तो होता ही है। तो जो मत्स्य संपदा योजना है इसके दो घटक हैं जी। एक केंद्रीय प्रायोजित है और एक पूरा का पूरा केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम है, यानी कि दो घटक है एक ही स्कीम के। जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है उसमें कुछ भाग सेंटर का रहता है यानी कि केंद्र का और कुछ भाग राज्य का रहेगा। लेकिन जो केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम है, जिसको हम सेंटर सेक्टर स्कीम भी कहते हैं, उसमें 100% यानी कि 100% भाग जो है वो केंद्र का ही रहता है। तो मत्स्य संपदा योजना इस प्रकार से दो घटकों से बनी है जी। और इसका जो शुरुआत की गई वो वर्ष 2020-21 में शुरुआत की गई है इसकी जी। और इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभार्थी आते हैं? इस योजना में जो बजट रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, वो लगभग 20,050 करोड़ का रखा है। और उन्होंने ये एनविसेज किया है, उनका ये विज़न है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एटलीस्ट 55 लाख जो करोड़ जो है लोग जो है इसमें लाभान्वित होंगे। और जो मत्स्य संपदा योजना है इसका मेन लक्ष्य है कि हम जो हमारे जितने भी हमारे नागरिक हैं, चाहे वो हमारे हिमाचल के हैं या देश भर के हैं, उनकी आय को और बढ़ाया जाए मत्स्य पालन के थ्रू, और साथ में उनकी जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जाए। मत्स्य पालन में प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाए। तो ये सारी जो योजनाएं हैं इसी के ऊपर केंद्रित हैं कि हम किसी तरह से अपने जो नागरिकों की जो आर्थिकी है उसकी को सुदृढ़ बना सकें। तो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके लाभ और विशेषताएं क्या क्या हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब हम आज से पहले बात करते हैं तो केवल इससे पहले नील क्रांति, वो भी एक केंद्रीय प्रायोजित योजना थी जो वर्ष 2020 में बंद कर दी गई है, और उसी का एक सही मतलब एक बेटर वर्जन हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इससे बहुत सारे, आज से अगर पहले देखते हम नील क्रांति से पहले, तो बहुत ही कम लोगों को पता था कि मत्स्य पालन होता क्या है, क्योंकि इसमें हेल्प बहुत कम थी, फाइनेंशियल हेल्प बहुत कम थी। मतलब बिल्कुल नॉमिनल ही कुछ हज़ारों में ही लोगों को हेल्प मिल पाती थी, तो लोग इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते थे इस क्षेत्र के प्रति। लेकिन जब नील क्रांति स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद उसी का एक बेटर वर्जन वी कैन कॉल ये मत्स्य संपदा योजना जब स्टार्ट हुआ, तो फिर जो लोगों को जो फाइनेंशियल हेल्प मिली है वो बहुत ज़्यादा मिली है। मुझे लगता है कि बाकी क्षेत्रों में आप ज़्यादातर 25% या 30% या 35% तक आपको अनुदान सहायता मिलती है, लेकिन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जितने भी लाभार्थी हैं वो कोई भी हो सकता है, वो एक बड़ा व्यापारी भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोलते हैं, या छोटे से छोटा कृषक भी हो सकता है, या कोई बेरोज़गार भी हो सकता है। जैसे कि हम बेरोज़गारों के लिए बोल सकते हैं, अगर वो एक सिंपल सा एक मोटरसाइकिल ही लेना चाहता है जिसमें आइस बॉक्स लगा लें और उससे ही अपना
मछली जो है घर घर, जिसको उत्पादन होम डिलीवरी जो कहते हैं, वो भी स्टार्ट कर सकता है बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ज़रूरी नहीं है इसमें कि आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है या लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप इस क्षेत्र के साथ जुड़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने मत्स्य पालन है तो पालने का ही काम करना है, आप बेचने का भी काम कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आप जो दुकान होती है ना, जिसको हम फिश कियोस्क बोलते हैं, यानी कि आम भाषा में मछली की दुकान का कार्य भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो मछली खाते नहीं हैं, मार नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है। जैसे हम सजावटी मछलियाँ देखते हैं, ऑर्नामेंटल फिशेस, रंग बिरंगी मछलियाँ आपने देखी होंगी कांच के, जिनको एक्वेरियम्स बोलते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो दे नो अबाउट दैट, तो वो भी जानते हैं। तो आप वो कार्य भी शुरू कर सकते हैं कि सजावटी मछलियों का पालने का कार्य है या बेचने का कार्य है, उसका भी आप कार्य शुरू कर सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन है जैसे कि मैं हूँ वो काम भी आप शुरू कर सकते हैं जी। हाँ जी। और पात्रता और लाभ प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए? ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी प्रोसेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी प्रोग्रेस में है, और मैं आशा करती हूँ कि शीघ्र ही इसका हम आरंभ करेंगे। तो फिलहाल तो ऑनलाइन हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो ऑफलाइन इसमें कैसे? ऑफलाइन है। ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं इसमें आवेदन? ऑफलाइन आप लोग, हमने एक आवेदन पत्र तैयार किया है जो कि हमारी जो हिमाचल की वेबसाइट है, स्टेट वेबसाइट से आप डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, या डायरेक्ट आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट है www.hpfisheries.nic.in, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप वो भी नहीं करना चाहते हो, डाउनलोड भी नहीं करना चाहते, उतना कई लोगों को नॉलेज नहीं होता कंप्यूटर या इंटरनेट का, तो आप लोग सिंपल पेपर पे, प्लेन पेपर पे सिर्फ इतना लिख के दे देंगे कि मेरे पास भूमि है या अपनी भूमि है, या अगर आपके पास लीज वाली भूमि भी है तो उस पर भी आप यह कार्य आरंभ कर सकते हैं। उसमें अलग अलग नियम व शर्तें हैं कि आपको कितनी अवधि के लिए आपकी लीज पीरियड होना चाहिए, वो सारे आप हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं या निदेशालय के हम लोग अधिकारी हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी सारे फ़ोन नंबर्स हैं, हमारे आईडीज़ हैं, या डायरेक्टली हमारे पास भी आ सकते हैं। तो जो भी प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के संसाधन हैं या हम लोग इच्छुक हैं, तो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी आपकी जो भूमि है या फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करके आपको जो भी यथासंभव आपकी सहायता होगी वो ज़रूर करेंगे। तो इसमें योग्यताएं और शर्तें क्या क्या हैं? योग्यताएं वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या बड़ी स्ट्रिंजेंट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ऐसे रूल्स नहीं हैं। वैसे भूमि होनी चाहिए, भूमि जो है ऋण मुक्त होनी चाहिए आपकी पहली शर्त है, क्योंकि भूमि के लिए विभाग कोई भी सहायता प्रदान नहीं करता है जी। लेकिन यदि आपके पास अपनी भूमि नहीं है तो भी आप मत्स्य पालन से या इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। अगर आप लीज़ पे भूमि ले सकते हैं, किसी से लीज़ पे ले लीजिए कि आपको लगता है कि आपके पास भूमि उपलब्ध नहीं है, तो आप 5 साल 7 साल या 10 साल जो भी जिस स्कीम में भी आप जाना चाहते हैं, जैसे अगर दुकान करनी है तो उसका कम अवधि है, अगर आप हैचरी खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक ज़्यादा अवधि रखी है हम लोगों ने, 10 साल की अवधि कम से कम लीज़ पीरियड आपका, यानी कि पट्टे पर जो भूमि हम बोलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इसमें आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होते हैं? इसमें जो आपको आवश्यक दस्तावेज तो हैं वो हैं आपके भूमि संबंधी दस्तावेज तो ज़रूर चाहिए आपके। दूसरा फिर आपका आधार संख्या होनी चाहिए, आधार संख्या से जुड़ा हुआ आपका बैंक खाता हो, ताकि जो भी आपको हमने फाइनेंशियल हेल्प देनी है, जैसे कि अनुदान सहायता देनी है, वो आपके खाते में सीधा डीबीटी के थ्रू हम देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपका पैन नंबर है, वो सब जो है सब्सिडरी हैं, वो नहीं भी होते कोई बात नहीं, पर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार डिटेल्स और भूमि संबंधी दस्तावेज, और यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो महिला हैं, हाँ, तो आपका प्रमाण पत्र चाहिए फिर उसमें। जी जी। और मछली पालन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये कैसे मददगार होती है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप मत्स्य पालन में कोई भी कार्य कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो पालने का ही कार्य है जी। आप बेचने का कार्य भी कर सकते हैं। यदि आप मछली के बेचना भी नहीं चाहते हो तो आप जो है मछली का चारा जिसको बोलते हैं हम फीड बोलते हैं, फिश फीड, उसका भी आहार संयंत्र आप फीड मिल लगा सकते हैं। वो भी अगर आपने नहीं करना है तो हम लोग आइस प्लांट यानी कि बर्फ़ का कारखाना लगाने के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं। और इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं,
और मत्स्य संपदा योजना अगर आप उसके दिशा निर्देश देखेंगे, गाइडलाइंस अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी योजनाएं हैं। यदि हमसे भी कोई छूट जाती है, कोई अगर ज़्यादा गाइडलाइंस पढ़ लेता है तो वो भी हमें अप्रोच करते हैं। बहुत सारे काफ़ी लोग ना जागरूक रहते हैं, तो वो भी बताते हैं कि आप लोगों ने इसको इंक्लूड नहीं किया हिमाचल की स्कीम्स में, तो आप इसको लीजिए। तो वो हमें प्रपोज़ल दे सकते हैं, अपना प्रपोज़ल हमें सबमिट करें तो हम उसको जो है आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूर फॉरवर्ड करते हैं और उसमें सहायता अगर पात्रता होगी तो ज़रूर देंगे। और एक और बात है इसमें, यदि पात्रता जैसे कि आप कोई स्कीम नहीं है इसमें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कोई भी आपको लगता है कि कोई मैं कुछ नया करना चाहता हूँ जो कि गाइडलाइंस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो उसके लिए भी प्रावधान है जिसको हम कहते हैं इनोवेटिव स्कीम्स का। इनोवेटिव स्कीम्स में भी आप 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हमें दे सकते हैं और उन प्रोजेक्ट को हम फिर जो है स्क्रूटनाइज करके स्टेट गवर्नमेंट्स जो हमारा डिपार्टमेंट से वो स्क्रूटनी करने के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है और वहाँ पर भी आपको इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में भी आपको सहायता मिल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है जो कि आपको गाइडलाइंस में वही मिलेगा जी। उसके अलावा यदि आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई इनोवेटिव आइडिया है जो आज तक कभी किसी के पास ना आया हो, तो ऐसा भी आप हमारे पास ला सकते हैं जी। तो इस योजना के बिंदु, लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम लोग किस तरह से अपने जो कृषक भाई बहन हैं या फिर बेरोज़गार युवा हैं या कोई भी जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहता है उसकी हम आर्थिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। कैसे उसकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जाए, सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, इसका उद्देश्य यही, इसी को रखकर ध्यान में रखकर बिल्कुल, और फिर वो सस्टेनेबल उसमें फॉर्म पे जाए जी। और इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है? अलग अलग वर्ग को किस तरह से सब्सिडी दी जाती है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो है एक फ्लैट रूल रखा है, जैसे कि यूनिट कॉस्ट है, कोई इकाई लागत है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं दे रही हूँ कि 100 रुपये अगर इकाई लागत है किसी यूनिट की, ये एग्जांपल है, वैसे तो करोड़ों में भी जा सकती है कॉस्ट, लाखों में भी जा सकती है। यदि 100 रुपये किसी भी प्रोजेक्ट की इकाई लागत है तो उसका 40% यानी कि 40% सामान्य वर्ग को, यानी कि सामान्य वर्ग के पुरुषों को मिलेगा जी। फिर जो महिला वर्ग है वो चाहे किसी भी जाति के सामान्य हो, चाहे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, किसी भी वर्ग की महिला होगी उसको 60% तक अनुदान सहायता मिलेगी जी। और अनुसूचित जाति और जनजाति उनको भी 60% सहायता मिलेगी जी। इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? ऋण संबंधी हम लोग नहीं करते हैं। ऋण के लिए अगर आपने बैंक लोन के लिए करना है उसके लिए हमारी रिकमेंडेशंस जाती है बैंक को, और बैंक फिर अपने प्रेरोगेटिव पे वो ऋण देना है नहीं देना है वो बैंक डिसाइड करता है। हम लोग अनुदान सहायता देते हैं जी, अनुदान से। तो इस योजना के जो लाभार्थी हैं वो कौन कौन है? लाभार्थी कोई भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, इन्वेस्टर भी हो सकता है जो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और एक छोटा बेरोज़गार भी हो सकता है जो चाहता है कि मैं बस कुछ ही हज़ार पैसे इन्वेस्ट करके जो है अपना व्यवसाय शुरू करूँ, जैसे मोटरसाइकिल या इवन साइकिल भी, साइकिल पे आइस बॉक्स लगा के भी आप जगह जगह मछली बेचने का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप काम शुरू कर सकते हैं जी। इस योजना का प्रभाव कितना और किस प्रकार पड़ता है? योजना का प्रभाव ज़्यादातर तो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि पालन वहाँ पर हो सकता है, ज़मीन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा अब जैसे मैंने भी बताया कि आइस प्लांट भी आप लगा सकते हो, फीड मिल लगा सकते हो आप, इवन इसमें गाड़ियों के लिए भी प्रावधान है, इंसुलेटेड व्हीकल्स हैं और आपके रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं, फिर आपके 3 व्हीलर्स हैं, तो वो तो आपके अर्बन एरियाज़ में भी चल सकते हैं। तो दोनों रूरल और अर्बन एरियाज़ को कैटर करता है मत्स्य संपदा योजना जी। अगर इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आपका कोई टोल फ्री नंबर भी है? अभी तो नहीं है, उसके लिए तो मैं क्षमा ही चाहूँगी, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे कि आइंदा के लिए हम टोल फ्री नंबर इसका डेवलप करें ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। तो जो किसी ने इससे सब्सिडी या सहायता लेनी है इस योजना से, तो वो कहाँ पर आवेदन करे? जितने भी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ज़्यादातर सभी ज़िलों में हैं वो, मत्स्य अधिकारी भी हैं, वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी के कार्यालय भी हैं, हमारे कार्प फार्म हैं, मछलियों के फार्म जो हैं जिनको कार्प फार्म, ट्राउट फार्म हैं, या फिर हमारा निदेशालय बिलासपुर में है, चंगर सेक्टर में जो डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसी में है। तो हम लोगों से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं
या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर हमारे फ़ोन नंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दस्तावेज कौन कौन से हैं जो इस योजना के तहत चाहिए आपको? दस्तावेज जैसे मैंने पहले बताया, आपकी जी। भूमि संबंधी है, आवेदन पत्र तो रहेगा ही जी, रहेगा जी। आपका। उस आवेदन पत्र में आपने अपनी डिटेल्स देने हैं कि आपकी भूमि कितनी है, कहाँ है, आप किस जाति से संबंधित है, फिर आपका आधार नंबर, बैंक अकाउंट, फिर वो आपके जो पटवारी हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे, जो फिर काउंटर साइन होगा तहसीलदार से। जी। तो इस तरह से जो मेन जो आपका एप्लीकेशन है, लेकिन शुरुआत में आप प्लेन पेपर पर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जस्ट फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस। जी। तो हेल्प लेने के लिए कोई फ़ोन नंबर, अभी आपने कहा कोई अभी टोल फ्री तो नहीं है, वैसे फ़ोन नंबर कोई है? हाँ जी, वो उसका वो बता बिलासपुर दीजिए। का है आपका 224068 नंबर है और जी। 223212 है, जी। जिसमें आपको बिलासपुर का कोड लगाना है पहले, जी। 01978। जी। हाँ जी। तो इस योजना से कृषक, मुझे लगता है, काफ़ी हद तक अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये किसानों की आय बढ़ाने में किस तरह से मददगार कर सकते? किसान हमारे यहाँ हिमाचल में ज़्यादातर किसान जो हैं वो या तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से जुड़े हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर यानी कि जो आपका बागवानी से जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर या बागवानी में ही रहें, वो लोग बागवानी के साथ, जैसे अपर एरियाज हैं हमारे हिमाचल के जहाँ पर बर्फबारी होती है, जैसे शिमला है, आपका कुल्लू का क्षेत्र है, आपके मंडी के अपर एरियाज हैं, कुछ सिरमौर का क्षेत्र है, कुछ पालमपुर का आपका एरिया है, चंबा का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर ट्राउट पालन कर सकते हैं, ट्राउट रेसवेज जिनको हम बोलते हैं। जी, जी। या यदि वहाँ पानी का स्रोत है तो फिर वहाँ पर वो अधिक ठंड में ये जीवित हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसका पालन करना उनके लिए लाभदायक, बहुत लाभदायक रहेगा, एक एडिशनल इनकम उनको आएगी। और जो ट्राउट पालन है वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव यानी काफ़ी फायदेमंद मत्स्य पालन है। हाँ जी, जी। हैचरी वो लगा सकते हैं, यानी हैचरी वो स्थान है जहाँ पर आप बच्चों को तैयार करते हैं, छोटे बच्चे तैयार करते हैं, अंडे तैयार करते हैं मछली के, फिर उनसे छोटे बच्चे तैयार होंगे, फिर उन बच्चों को आप बेच सकते हैं बाकी मत्स्य पालकों को, फिर उन बच्चों को वो बड़ा करके टेबल साइज़ बनाएंगे, यानी कि 250 ग्राम से ऊपर, उसको आप फिर आगे बेच सकते हैं। और ट्राउट तो काफ़ी महंगी मछली है, प्रति किलो ये जो फार्म प्राइस है, फार्म गेट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, अपने फार्म पर ही आप 550 रुपये किलो तक उसको बेच सकते हैं ट्राउट मछली को। जो निचले क्षेत्र हैं हिमाचल के, जैसे आपका ऊना हो गया, नालागढ़ सोलन वाला एरिया हो गया, बिलासपुर है, इन जगहों पर आप कार्प पालन कर सकते हो, जो कि गर्म पानी की मछली है। गर्म का मतलब ये नहीं कि बहुत गर्म है, पर इसको कंपैरेटिवली हम बोलते हैं कि तुलनात्मक रूप से ये गरम है। तो वहाँ पर आप कार्प पालन और हैचरी वैसी कार्प की भी आप शुरू कर सकते हो। तो जो हम एक्वेरियम रखते हैं, एक्वेरियम में पानी का कितना सेंटीग्रेड तापमान चाहिए? ये अलग अलग जो एक्वेरियम या मछली जो है ना, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। जी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे हम खाते हैं वैसे ही मछली भी खाएगी। हाँ। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखते थे कि हम इसको खूब खाना खिलाते और ये मर जाती है। जी। ऐसा नहीं है। मछली का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, शरीर का जो तापमान है, वो पानी के तापमान के साथ ऊपर या नीचे जाता है। यदि पानी का तापमान कम है तो उसका शरीर भी ठंडा पड़ जाता है, और यदि उसका पानी का तापमान अधिक है, गर्मियों में जैसे बोलेंगे, तो उसका शरीर भी गर्म हो जाता है। और जब उसका शरीर गर्म होता है तो वो जो भी आहार लेगी उसको वो अच्छे से पचा पाती है। तो और बहुत सारी मछलियाँ ऐसी हैं जो कि ठंड में मर जाएंगी। जैसे ट्राउट है, उसको अगर आप गर्म इलाकों में लाओगे, जैसे बिलासपुर के क्षेत्र में ले आओगे या फिर ऊना या नालागढ़ में ले जाओगे, तो ट्राउट आप पालन वहाँ नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपके बर्फीले क्षेत्र में ही रहेगी। वैसे कुछ गर्म इलाके की मछलियाँ अगर आप उनको ठंडे में ले जाओगे तो वहाँ वो मर जाएगी। इसी प्रकार एक्वेरियम में भी बहुत सारी मछलियाँ ऐसी हैं जो कि आपको वाटर टेम्परेचर के साथ उनको गर्म पानी भी चाहिए या ठंडे पानी में भी रह सकती हैं। जैसे एक फ़िश है आपकी कोई कार्प, वो सबसे हार्ड फिश मानी जाती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ठंड में ले जाओ, उसको गर्मी में ले जाओ। तो एक्वेरियम में पालने के लिए जो सबसे इजी फ़िश है वो है कोई कार्प। उसके अलावा फिर आपकी बहुत सारी गोल्डन फिश हैं, और फिर फैन टेल्स हैं, रेड कैप हैं, या फिर आपकी सियामीज फाइटर फिश है। उन सबको वाटर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, उनके लिए हम वाटर हीटर्स लगाते हैं, थर्मोस्टेट्स लगाते हैं एक्वेरियम्स में। हाँ जी। तो आप कृषकों को ये कहेंगी कि आप कृषि से हटकर थोड़ा सा अलग रोजगार का साधन अपनाएं, मछली पालन की तरफ अग्रसर होएं, तो कुछ और आप बताएं कि जिससे वो मछली पालन की ओर अग्रसर हों और रोजगार के साधन भी बढ़ें।
मछली पालन में मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ पालने का काम नहीं है। आप इसमें आहार संयंत्र लगाइए, आप इसमें आइस प्लांट लगाइए, आप इसमें दुकान भी खोल लीजिए। वो भी नहीं करना है तो साइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, गाड़ियाँ ले लीजिए और उनमें भी आप मछली को सप्लाई करने का कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा इनोवेटिव कोई प्रोजेक्ट है तो उसको भी ला सकते हैं। और हमारे यहाँ पर एक नई तकनीक हमने शुरू की है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, वो है बायोफ्लॉक तकनीक और एक है RAS है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये तकनीकें वहाँ यूज़ हो रही हैं जहाँ पर पानी कम है, यानी कि हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी कम रहता है, उतना ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, तो वहाँ पर आप बायोफ्लॉक कल्चर प्रणाली वो टैंकों में, यानी कि एक रेडीमेड टैंक्स टाइप आते हैं, उनके अंदर भी आप ये मत्स्य पालन कर सकते हो। फिर RAS में जैसे नाम से पता चल रहा है रीसर्कुलेट होता है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी कि सेम पानी आप बार बार उसको फिल्टर करके और उसमें और ऑक्सीजन ऐड करके, उसमें थोड़ा वायु मतलब कि ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो आप फिश के लिए और उसको फिल्टर कर रहे हो, उसको वाटर को साफ़ करके, पानी को साफ़ करके दोबारा रीयूज़ कर रहे हो, रीसर्कुलेट कर रहे हो। तो जहाँ कम पानी है वहाँ पर ये प्रणालियाँ अधिक उपयोगी हैं। और हमने ये अभी जो है आपके शिमला में और किन्नौर में शीत जल में स्टार्ट की है और कार्प यानी कि गर्म क्षेत्र में हमने नालागढ़ में ये अभी आरंभ की है और बहुत जल्दी हम इसको जो है अपने आम जो कृषक भाई बहन हैं उन तक भी लेके जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। कृषक इसको अपनाएंगे तो काफ़ी रोजगार के साधन उनके लिए और एक नई तकनीक भी उनको मिलेगी जो कि कम जगह पर बहुत ही ज़्यादा मत्स्य उत्पादन होगा। वैसे आप 1 हेक्टेयर में मुश्किल से 3 या 4 टन प्रति वर्ष, 1 हेक्टेयर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, 3 या 4 टन आप जो है मछली मुश्किल से उगा सकते हो हिमाचल जैसे क्षेत्र में। लेकिन आप RAS की जो तकनीक है उसमें आप 0.1 हेक्टेयर यानी कि 1000 स्क्वायर मीटर में भी आप जो है इससे 3 या 4 टन का मत्स्य उत्पादन ले सकते हैं। तो देखिए आप कितना फ़र्क रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स आप उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जी। मैं तो कहूँगी कि किसानों को इस तरह जरूर अग्रसर होना चाहिए। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने मत्स्य पालन पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।